नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रभात एग्जाम पर। और मैं हूं आपके साथ भारती गोला। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जो इन एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम पैटर्न को देखा हो तो जीएस एक पोर्शन होता है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जीएस के अंदर भी कई टॉपिक डिवाइड होते हैं, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं। और उसी के साथ साथ अब अगर देखा जाए तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस उसमें बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न को अगर आप देखोगे, किसी भी एग्ज़ाम का अगर जीएस पेपर आप देखते हो तो उसमें आपको दिखेगा कि अगर मान लो 50 नंबर का जीएस पेपर है तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना रोल है। तो मैं इसीलिए एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स में वीक हैं या चाहते हैं कि करंट अफेयर्स आपकी अच्छी हो, उस पर पकड़ अच्छी हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इस सीरीज़ में हम कई ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इस टॉपिक का नाम है वक्फ बोर्ड। हाल ही में पहले इसको लोकसभा में पेश किया गया था, जहां इसको पारित कर दिया गया। फिर उसके दूसरे दिन इसको राज्यसभा में पेश किया गया, वहां भी इसको पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद ये पहुंचा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे पारित कर दिया, यानी कि अब ये विधेयक संशोधित हो चुका है। तो ये विधेयक जो है, इसमें काफ़ी विवाद चल रहा है, क्योंकि ये धर्म का मामला है, और धर्म के नाम पर आप सभी जानते हैं कि कितनी लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं और अभी भी चलती रहती हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक को कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की अनुमति दे दी है। तो इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि ये टॉपिक आखिर है क्या, वक्फ बोर्ड क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, और काफ़ी इससे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी विवादित है और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो अब इस पर फैसला आ गया है, इसमें संशोधन हो चुका है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर वक्फ है क्या। तो ये एक मुस्लिम लॉ है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति को वक्फ कर देता है, वक्फ मतलब कि दान कर देता है, तो वो मस्जिद या फिर वक्फ संपत्ति हो जाती है और वापस से वो निजी संपत्ति नहीं बन सकती। और इसके अलावा इसमें एक सेक्शन है 40, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे ऐसे नियम हैं जो बताते हैं कि वक्फ में कोई भी पारदर्शिता नहीं है, यानी कि इसमें अगर कुछ भी हो रहा है तो उसकी नॉलेज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। कई विवाद हुए हैं लोगों का, मुस्लिम लोगों का ही कहना है कि उनकी संपत्ति को ज़बरदस्ती वक्फ के द्वारा कब्जा लिया गया, यानी कि अवैध तरीके से उनसे छीन लिया गया। और इस वक्फ में अगर आप कोई भी संपत्ति दान कर देते हो तो उसको वापस आप नहीं ले सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे, इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो इंडियन रेलवे के पास है, और इसके बाद आर्म फोर्स यानी कि आर्मी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड। तो यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के ही पास है, और इसमें कोई भी गैर मुस्लिम लोग नहीं होते हैं, और पारदर्शिता की इसमें कमी देखी गई है। तो इसलिए काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी गई थी, तो सरकार को लगा कि इसमें संशोधन होने की बहुत ज़रूरत है, और इसमें संशोधन कर भी दिया गया है। तो बात करते हैं चलिए कि द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे ये वक्फ संपत्ति शासन में सुधार के उद्देश्य से कानून बन गया है। ये विधेयक लोकसभा, राज्यसभा दोनों में बहुमत के समर्थन से पारित हुआ है, जबकि दोनों सदनों में उल्लेखनीय विरोध भी हुआ था। यानी कि अगर मान लीजिए 60% के आसपास इसको वोट मिले हैं और 40% के आसपास इसके विरोध में वोट पड़े हैं। ये एक एग्जैक्ट नहीं है, लगभग आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा इसमें बदलाव क्यों किए गए, तो इसका मेन रीज़न है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है, दक्षता का अभाव है और न्यायिक निगरानी इस पर नहीं हो पाती है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई ज़मीन वक्फ ज़बरदस्ती किसी से छीन लेते हैं, अवैध कब्ज़ा कर लेते हैं, तो उसके लिए जो एक समिति बनाई जाती है आर्टिकल सेक्शन 40 के तहत, तो वो भी मुस्लिम लोग ही बनाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ही बनाती है और वही तय करती है कि ये ज़मीन वक्फ की है या नहीं। यानी कि इस बिल के अंदर कहीं पर भी आपको पारदर्शिता नहीं देखने को मिलती। और एक और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत थी, अगर कोई महिला तलाकशुदा है या फिर उसके पास कोई संपत्ति है और उसका पति नहीं है या वो विधवा है, तो उनकी ज़मीन को भी वक्फ कर दिया जाता था, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इसमें गैर मुस्लिम लोगों को जोड़ा गया है और कहा गया है कि जो लोग लगभग पिछले 5 साल से मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं वही अपनी ज़मीन को वक्फ करा सकते हैं। और वक्फ के अंदर गैर मुस्लिम 2 लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो इस बिल के अंदर पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए, ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में राम सेतु के पास पंबन द्वीप है, वहाँ पर एक ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इसी टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या इसमें खास है और क्यों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु में एक ऐतिहासिक पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है और इसके साथ साथ 2 और चीज़ें हैं जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं कि ये दक्षिण भारत है और यहाँ पर है श्रीलंका। तो यहाँ पर रामेश्वरम स्थित है और यहाँ से होता हुआ राम सेतु श्रीलंका के लिए जाता है। अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आप देखें तो कहा जाता है कि भगवान राम इस रास्ते से होते हुए माता सीता के पास पहुँचे थे और तभी से इसका नाम राम सेतु पड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि इस सेतु का निर्माण यानी कि इस ब्रिज का निर्माण उसी समय पर हुआ था जिसके अवशेष अभी तक बचे हुए हैं और इसी के आधार पर इसको अभी भी रामेश्वरम या पंबन द्वीप कहा जाता है। तो यहीं पर ये ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। तो आइए समझते हैं इसको कि इसमें क्या खास है। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में अभी हाल ही में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है और ये समुद्र में स्थित है और ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि जहाज़ों के निकलने पर आमतौर पर अगर आप देखो तो ब्रिज इस तरीके के होते हैं। अगर आपने विदेशी अगर कोई मूवी देखी हो या तो उसमें भी दिखाया जाता है कि जब कोई शिप गुजरता है तो ब्रिज खुल जाता है और ब्रिज इस तरीके की जगह कुछ इस तरीके से हो जाता है और जहाँ से जहाज़ इजीली निकल जाता है। तो पंबन ब्रिज जो है वो भी कुछ इसी तरीके का है। तो आइए समझते हैं कि इसके अलावा कौन से 2 और चीज़ें थी जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने हाल ही में किया है। तो रामेश्वरम तंबाराम एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन है, इसको भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा तटरक्षक जहाज को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और ये एक ऐसा जहाज होने वाला है जो इस ब्रिज से पहली बार गुजरेगा। इसके अलावा अगर इस पूरे प्रोजेक्ट पर बात की जाए कि कितने पैसे इसमें खर्च हुए तो 550 करोड़ रुपए की लागत आई इस पुल को बनाने के लिए। इसके जीवन काल की बात की जाए यानी कि ये कितने लंबे टाइम तक ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मतलब कि इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी टेक्निकली, और मजबूती अगर इसकी देखी जाए तो 58 ईयर्स तक ये बिल्कुल सही सलामत रहने वाला है। और इसके अलावा ब्रिज की अगर लंबाई की बात करें तो ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। अगर एग्जैक्ट फिगर देखें तो 2 किलो 8 मीटर लंबा होने वाला है और इसमें 99 स्पैन है, यानी कि जो खंभों की दूरी है इस पुल के अंदर तो वो पूरे खंभे अगर देखी जाए तो वो 99 है। और जब ये अगर ब्रिज खुलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जब ये आएगा तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 17 मीटर तक होगी और यहाँ से बड़े बड़े जहाज इस रास्ते से होकर गुजर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं तीसरे टॉपिक को। तो 6th
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इसके अलावा कई और देश थे जो इसमें शामिल हुए। तो आइए इस पर बात करते हैं कि क्यों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए और क्यों, क्या इसका उद्देश्य है और इसकी स्थापना कब की गई, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म ही जानते हैं कि क्या है। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट, यानी कि इसमें इधर अगर आप बे ऑफ बंगाल के आसपास के अगर देश देखे जाएं तो यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये एक वो बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था। फिलहाल इसमें 7 कंट्रीज़ हैं, लेकिन पहले इतनी नहीं थी। तो चलिए इस पर ही सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, किसने इसकी मेज़बानी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। यहाँ पर हाल ही में इसकी मीटिंग हुई थी, जहाँ पर 7 देश शामिल हुए थे और इसका अगर जो विषय देखा जाए तो वो था समृद्धि, लचीला और खुला हुआ। और इसमें सहयोग पर बात ज़्यादा की जाती है कि आपस में ये देश कोऑर्डिनेट करें, फिर चाहे वो युद्ध नहीं कहेंगे, शांति का स्तर हो, व्यापारिक स्तर हो। तो अब बात करते हैं कि बिम्स्टेक आखिर है क्या। ये एक क्षेत्रीय संगठन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर बे ऑफ बंगाल के साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ देश है, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, भूटान। तो ये एक ग्रुप है देशों का, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 देश शामिल है, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको बनाया गया? तो इसका उद्देश्य था कि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में देशों के बीच बहुमुखी तकनीक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि बहुमुखी का मतलब है कि बहुत सारे उसके डायमेंशंस हो। जैसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है तो आप उसमें देखा जाए कि आर्थिक क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, सामरिक महत्व क्या क्या इससे होने वाले हैं, और एक दूसरे को सहयोग कैसे मिलेगा, और जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी टेक्नोलॉजी कैसे होगी। तो इसमें एक तरीके से इस क्षेत्र में, जैसे एक और बार बता देती हूँ, वे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में कैसे आप विकास कर सकते हैं, तो इस पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसकी शुरुआत में 4 सदस्य इसमें शामिल थे। तो पहले इसको बिस्ट ईसी, यानी कि इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड 4 ही देश हुआ करते थे, तो इस वजह से इसको बिस्ट कहा जा सकता है। या फिर ये भी समझ लीजिए कि इनके नाम जो हैं वो कंट्रीज़ के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होते हैं। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका और टी फॉर थाईलैंड। और बाद में इसमें 3 देश और जुड़े, फिर इसका नाम कर दिया गया बिम्स्टेक। और 2004 में नेपाल और भूटान को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो आइए अब बात करते हैं हम कि हाल ही में भारत एक फिर से गोल्ड मेडल लेकर आया है। हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी में ब्राज़ील में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। तो ब्राज़ील में विश्व मुक्केबाजी कप में हिमाचल प्रदेश के हितेश गुलिया ने पुरुषों की 70 किलोग्राम श्रेणी में इंग्लैंड के ओडेल कामारा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा अभिनव जम्वाल ने ब्राज़ील के यूरे रिस्को 0-5 से हराकर 65 किलोग्राम में फाइनल में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। मनीष राठौर ने पुरुषों की 55 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। आइए अब कुछ 1 लाइन फैक्ट्स को हम यहाँ पर जानते हैं कि क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पस से। तो पंजाब में झज्जर नदी है और बालोची, तो यहाँ पर तेंदुआ सफारी शुरू की गई है। पीएम मोदी ने पहली बार
वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर के लिए चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने पहली बार मुफ्त चावल योजना शुरू की है। सरकार ने पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। सलीला पांडे को एसबीआई कार्ड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। केंद्र ने निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है। सीबीआई केसीएस शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। आदित्य बिरला कैपिटल ने एनबीएफ का विलय पूरा कर लिया है। 1 मई 2025 से एटीएम से निकालने पर जो शुल्क दिया जाता है, जो टैक्स पे किया जाता है, वो 723 रुपये पे करना होगा। PY 24-25 के दौरान लोकोमोटिव उत्पादन में भारत ने अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। तेलंगाना के वारंगल की चपाता मिर्च को जीआई टैग बूस्ट मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। कुंभकोणम सुपारी और थोवलाई नागालैंड को जीआई टैग मिला है और स्टार एयर एविएटर रेवेन्यू सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन चुकी है। पीएम मोदी ने बच्चों के लिए गर्मियों के लिए MY भारत कैलेंडर लॉन्च किया है। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू जारी रहे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।